प्रिंसिपल मैम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून मैम। यहाँ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी को नमस्कार। आज हम सब यहाँ पर साइबर अपराध से जागरूकता ही बचाओ इस कार्यक्रम पर आपस में संवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इंटरनेट हम जानते हैं आज हमारे जीवन का एक आधार बन गया है और हमारा हर संभव कार्य इसकी सहायता से हो रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारी हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है। अगर ये इंफॉर्मेशन किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ जाए, गलत व्यक्तियों के हाथों में पड़ जाए, तो वो उस इंफॉर्मेशन का दुरुपयोग भी कर सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और जिस तरह से इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया भर में किया जा रहा है और लगातार यूजर्स की संख्या जो है, इंटरनेट यूजर्स की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेट यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। तो यहाँ पर बात आती है साइबर सिक्योरिटी की। आज जब हम ये देखते हैं कि हर कार्य जो है वो इंटरनेट पर किया जा रहा है, चाहे वो सरकारी हो, निजी कंपनी का कामकाज हो, या फिर कोई मोबाइल इंटरनेट यूजर का निजी डाटा हो, सभी प्रकार के डाटा का आदान प्रदान जो है वो किसी ना किसी रूप में इंटरनेट पर किया हो रहा है और किया जा रहा है। अब यूजर्स की डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम कंप्यूटर, सर्वर, लैपटॉप, मोबाइल फोन या दूसरी सभी प्रकार की स्मार्ट डिवाइसेस भी जो हैं वो कहीं ना कहीं इंटरनेट पर कनेक्ट रहती हैं, जिससे कि जो हमारा डाटा है उसकी सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे हमको बहुत सी चीजों का ध्यान रखने की भी आवश्यकता है। जहां पर हम प्रतिदिन इंटरनेट पर फ्रॉड, हैकिंग, डाटा लीक की लगातार कोशिशों को देख रहे हैं, तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी जो है वो इन सब गतिविधियों पर नजर भी रखता है और एक ऐसा सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिससे इंटरनेट पर होने वाले साइबर अटैक्स को भी रोका जा सके। तो आज हम सब इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। साइबर अपराध से जागरूकता ही बचाओ, क्योंकि इंटरनेट ने हमारी दुनिया को बहुत ही सुविधाजनक भी बनाया है, लेकिन उसी के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमारे सामने आई हैं जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जीवन प्रभावित भी हो सकता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें भी आ सकती हैं जहां कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अगर वो इंटरनेट जिसने हमारी दुनिया को सुविधाजनक बनाया है और हमें सब चीजें उपलब्ध कराई हैं, उसका इस्तेमाल हम कितनी सुरक्षा के साथ और सावधानी के साथ कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी बहुत आवश्यक है। और हम लोग का हर कार्यक्रम का आमतौर पर मुख्य मुद्दा होता है, वो होता है जानकारी ही बचाव है। सबसे पहले बड़ी बात यही होती है, अगर हमारे पास किसी चीज की जानकारी है तो बहुत हद तक हम उस समय पर होने वाले या उस कार्य से होने वाले अपराधों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसलिए आज इन्हीं सब बातों पर, जिससे कि हम साइबर क्राइम से आज़ादी पा सकें, किस किस तरह के क्राइम हो सकते हैं, हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, कैसे हम अपने डाटा को लीक ना होने दें, और कैसे हम, कई बार क्या होता है कि हम सभी ये सोचते हैं ना कि हमारे अपने आसपास की अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, कोई बात नहीं, इसके साथ हमने अपना पिन नंबर शेयर कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, हमने इसके साथ अपना अकाउंट नंबर शेयर कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना ही है, अगर हम इन सभी जो तकनीकी सुविधाएं हैं इनको सही तरीके से उठाना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का उससे हम नुकसान ना होने पाए, इस पर ध्यान देते हैं। तो आज का जो ये संवाद है, ये कैडेट्स के द्वारा किया जाने वाला ही संवाद है। तो ऑनलाइन संवाद के माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय मैम। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। और सभी छात्राएं जिन्होंने ये प्रयास किया है, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग को जो भी एक कोई भी विषय दिया जाता है उस पर परिचर्चा करनी हो, किसी भी तरह की प्रतिभागिता करनी हो, आप लोग पूरे अपने एफर्ट्स डालते हैं और जो कुछ भी सीख पाते हैं उसे सीखने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम का आरंभ हम एक प्रेरणादायी सॉन्ग के साथ, मैं नेहा धानुक को इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि कार्यक्रम का आरंभ एक गीत के साथ करें। नेहा धानुक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम।
नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले हम। ए मालिक तेरे बंदे हम, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदले की हो भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले। ए मालिक तेरे बंदे हम। थैंक यू नेहा। और इस प्रार्थना में भी यही बात शामिल थी कि हम इस तरह से अपने जीवन को जिएं कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हम किसी भी प्रकार से ऐसा हमारे मन में असंतोष ना हो कि हमने जिंदगी को ठीक प्रकार से नहीं जिया। और हम सभी के जीवन का ये मंत्र होना भी चाहिए कि हम कुछ इस तरह का जीवन जिएं कि जो लोगों के लिए भी एक रोल मॉडल के रूप में हो। अब मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही अपने महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आप सभी को पहले आशीर्वचन दें। धन्यवाद मनमीत जी कि आपने ये साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम से रिलेटेड कार्यक्रम, जिसमें छात्राएं प्रतिभाग कर रही हैं, हमारी कैडेट्स एनसीसी यूनिट की नवयुग कन्या महाविद्यालय की, तो उन सभी कैडेट्स को बहुत ही पहले से ही शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक कि आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। और ये अच्छी बात है कि जब हम किसी एक्सपर्ट्स को सुनते हैं तो वो एक अलग बात होती है, पर जब हम किसी कंपटीशन में या मान लीजिए हम डिस्कशन करते हैं तो जो टॉपिक हम कभी उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं, उसके लिए हम स्पेशली स्टडी करते हैं। और जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन से ही बहुत सारी चीजें हमको ज्ञात हो जाती हैं। और टेक्निकल चीजें जब कॉलेज खुलेगा या इन फ्यूचर हम लोग कोशिश करेंगे कि आपकी उस समस्या का भी समाधान हो सके, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं तो आपकी कुछ क्वेरीज भी होती हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, तो हर कोई उसको नहीं सॉल्व कर सकता। फिर भी जो साइबर क्राइम्स हैं, आपको पता है ये बढ़ते जा रहे हैं। डिजिटलाइजेशन भी जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे कल का जो बजट आया है उसमें भी डिजिटलाइजेशन पे फोकस है। यहाँ तक कि फार्मिंग सेक्टर में भी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि वहां पे भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, तो एक तरीके से वो भी डिजिटलाइजेशन, वहां पर भी कंप्यूटर का यूज हो रहा है। और आपका एक्सपोजर तो सोशल मीडिया पे ज्यादा है, इसलिए आपको बचना चाहिए। खास तौर पे आप छात्राएं हैं, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उनसे आप कैसे बच सकें ये बताना। पर हम जो डिजिटलाइजेशन है वो आज हमारी जरूरत है, हम उससे बच नहीं सकते हैं। तो हर एक तरीके से हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो कंप्यूटर का कोई ना कोई साइड कोर्स जो है अब वो करते रहें। जो भी वो स्टडी कर रहे हो, चाहे वो आर्ट साइड हो, चाहे साइंस साइड हो, या किसी भी स्ट्रीम को बिलोंग करती हो, पर उनको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आज जैसे कि हम फोन यूज करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी को भी हमें लगता है बहुत आसान है, यूज तो कर ले रहे हैं, पर उसमें हम कहाँ ट्रैप होल में फंस जा रहे हैं वो हमें नहीं पता चल पाता। तो उसी ट्रैप होल से बचने के लिए उसको हम कहते हैं सिक्योरिटी। अब क्राइम क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी मेल बॉम्बार्डिंग हो जाती है, मतलब आपके जो मेल है वो हैक हो जाती है, फिशिंग हो जाती है। इस तरीके के बहुत सारे टर्म्स हैं जिससे कि आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यहाँ तक कि आपकी जो मेल है जो इतना सिक्योर्ड रहती, उस सब पर भी हैकिंग हो जाती है उनकी। तो उनसे कैसे बचा जा सके। दूसरी चीज, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए जो
यूपीआई ऐप्स हैं, खासतौर पे जैसे भीम ऐप है, हम लोग उसका यूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट का है। फिर भी हमको क्योंकि गवर्नमेंट का है तो मोस्ट सिक्योर्ड उसको पाते हैं और गूगल पे है, फ़ोन पे है, इस तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के माध्यम में पेटीएम है। तो ये सब जितना सिक्योर्ड रहेंगे और हमें जितना पता होगा कि हाँ, ये सिक्योर्ड है, वो हमारे जीवन को और आसान बनाएँगे। हम उससे भाग नहीं सकते क्योंकि ये पेमेंट के मेथड्स हैं, चाहे वो पेटीएम से करें, चाहे आप भीम ऐप से करें या गूगल पे से करें, तो आप देखिए आप कहीं भी रहें, आप कहीं का भी पेमेंट कहीं पर भी कर सकते हैं। आपकी जो सर्विसेज़ हैं डेली, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे पानी का बिल हो, हाउस टैक्स हो, सारी चीज़ों का आप पेमेंट कर सकते हो। तो वो आपकी लाइफ़ को ईज़ी बनाता है। ईज़ ऑफ लिविंग हमारी प्रमोट होती है डिजिटलाइज़ेशन से, क्योंकि हर सेक्टर में, हर हमारी लाइफ़ के हर क्षेत्र में ये जो कंप्यूटर है, उसका यूज़ बढ़ गया है। कंप्यूटर फ़ोन भी जो है आपका एक तरीके से कंप्यूटर का ही एक पार्ट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ही वो यूज़ हो रहा है। तो हर जगह हमें अपने आप को इस्तेमाल तो करें और उसको सिक्योरली कैसे यूज़ करें, इसके बारे में भी समय-समय पर चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए सरकार की तरफ से निर्देश आया था कि प्रत्येक जो महीना है उसका जो प्रत्येक पहला बुधवार है, उस दिन साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके बीच होनी थी। उसी क्रम में आज एनसीसी को ये कहा गया था कि आपकी को कोई एक्टिविटी फ़रवरी के मंथ में करानी है, तो नुक्कड़ नाटक आपका प्रपोज़्ड था पर क्योंकि कॉलेज बंद है स्टूडेंट्स के लिए तो ऑनलाइन हम लोग इसको कर रहे हो। देखिए एक तरीके से हम ऑनलाइन भी उसकी बात कर रहे हैं तो सार्थकता ही है उसकी कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि सभी छात्राओं ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा होगा और उसके बारे में डिस्कस करेंगी क्योंकि आपको अपने चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक अकाउंट्स हो, उनको कैसे सिक्योर रखना है, ये आपको आना चाहिए। इंस्टाग्राम है, जैसे कि वहाँ पे बहुत रील्स वगैरह आप डालते हैं, तो वो आपकी रील्स जो होती हैं, अगर आप उनको सिक्योर नहीं करिए, तो वो सभी के लिए पब्लिक हो जाती है ना कि आप कोई भी उसको डाउनलोड करके कहीं भी उसको चला सकता है। तो इन सब चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और मैं आपको शुभकामनाएँ देती हूँ कि ये जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी की बात हम कब करते हैं जब उससे रिलेटेड क्राइम होता है। तो कोई भी चीज़ आती है तो उसके साथ-साथ उसके क्राइम भी हो जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की दिशा में हम कार्य करेंगे और इसीलिए सरकार भी इसके लिए सेंसिटिव है और क्योंकि हम लोग का महिला महाविद्यालय है यानी फीमेल स्टूडेंट्स ही हमारे यहाँ पढ़ती हैं गर्ल्स, तो उनकी सिक्योरिटी बाकी हर तरीके से तो हम चाहते ही रहे, तो साइबर सिक्योरिटी पर भी हमें ध्यान देना है। तो इसलिए आज ये डिस्कशन बहुत उपयोगी होगा। आप सभी को मैं फिर से शुभकामनाएँ देती हूँ। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। आपने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई और बहुत ज़रूरी है जैसे कि बार-बार ये बात हो रही है कि आज इंटरनेट की वजह से हमको सुविधाएँ मिली हैं, उसने हमारे जीवन को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया, बहुत आसान बनाया है। और ख़ास तौर से हम ये कोरोना काल में देखें कि अगर ये सब सुविधाएँ नहीं होती तो हम सब कितने ज़्यादा मानसिक तनाव और दबाव के अंतर्गत होते। कम से कम इंटरनेट ने हम सबको घरों में रहते हुए जब बहुत लंबा समय लॉकडाउन का भी रहा, उस समय उस दौरान भी सब एक-दूसरे से इसी के माध्यम से कनेक्ट रहे और हम सब ने अपने मानसिक तनाव को और दबाव को एक-दूसरे के साथ सम्मिलित होने के कारण से महसूस नहीं किया। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन लाभ के साथ वही जैसा कि मैम ने भी बताया कि लाभ के साथ हमें बहुत सारी सावधानियाँ रखने की भी आवश्यकता है, इसको देखने की बात है। और इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पर हमारे बीच में डॉक्टर गीताली रस्तोगी जी, डॉक्टर शर्मिता नंदी, डॉक्टर सुनीता सिंह सब उपस्थित हैं। आप सबका भी बहुत-बहुत आभार विभाग की ओर से। आप सभी की उपस्थिति जो है वो छात्राओं का हौसला बढ़ाती है। और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए क्योंकि छात्राओं द्वारा किया जाने वाला ये संवाद है, इसलिए मैं कैडेट शीतल सिंह को इनवाइट करूँगी कि इस कार्यक्रम को वो आगे बढ़ाएँ। शीतल सिंह। थैंक यू मैम। जय हिंद। सर्वप्रथम साइबर क्राइम विषय पर अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए कविता के माध्यम से एक प्रस्तुति के लिए मैं दिव्यांशी मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ। कैडेट दिव्यांशी मिश्रा। जय हिंद। मैं कैडेट दिव्यांशी मिश्रा आज इसी विषय पर अपनी कविता के माध्यम से अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे
ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई इंटरनेट, न जाने कौन सा था वो जमाना। चिट्ठी हो या संदेश कबूतरों तथा डाकियों के द्वारा पहुंचाना, यही था हमारा एकमात्र सहारा। आज के युवाओं ने टेक्नोलॉजी का निर्माण कर इंटरनेट को अपनाया। परंतु कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर साइबर क्राइम को बढ़ाया। फिर चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज हो या राजनीति की बातें, सिर्फ एक क्लिक करते ही बयां करता है देश दुनिया की सौगातें। फर्क सिर्फ इतना है, अगर समझना चाहो तो तुम्हारा एक रॉन्ग क्लिक पड़ सकता है तुम पर भारी। इससे पहले तुम समझ लो अपनी जिम्मेदारी। हैकिंग वायरस ईमेल्स पे हर वक्त जांच रखना और बार बार फोन करके ब्लैकमेल करना, ये है साइबर क्राइम की निशानी, जिससे लड़ रही है दुनिया सारी। निर्भर आप पर करता है इंटरनेट पर कितनी अच्छी सीखते हो कहानी, वरना तुम्हें ही भारी पड़ सकती है तुम्हारी छोटी सी बेईमानी। तो आओ मिलकर ले संकल्प, ना खुद डरे ना दूसरों को डराएं, साइबर क्राइम के प्रति सबको जागरूक बनाएं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि इंसान को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक वह स्वयं ना बदलना चाहे। इसलिए हम साइबर क्राइम करने वालों को तो रोक नहीं सकते, परंतु स्वयं तो सावधानी बरत सकते हैं ना। इसलिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू दिव्यांशी। संवाद के माध्यम से साइबर अपराध से जागरूकता ही बचाओ विषय पर अधिक से अधिक जानकारी करने के लिए मैं अपने कैडेट्स को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। इसके बारे में बताने के लिए मैं कैडेट तनु सारस्वत को आमंत्रित करती हूँ। Good afternoon, respected principal ma'am, all the teachers, ANO ma'am, and all my friends present on this virtual platform. Today we all are here to spread awareness about the cybercrime, its types, and how we can protect ourselves from becoming a victim of this crime. As we all know, in today's era, everything is possible on internet. From smallest things, from studying, online jobs, online study material, everything is available on internet, and we can do anything from it. But as every coin has two sides, internet also comes with its risk, where there are individuals or groups who exploit this international network by exploiting the users. They used to send phishing links and various types of links on the phone, which redirect us to the various websites, which ultimately leads to the private information infringement. This is called as cybercrime. Cybercrime is a crime which is aided by computer or any other electronic device connected to the internet. This is different from any other crime since it knows no geographical boundaries and its criminals are unknown. Now it's the time to focus on the cybersecurity. Keep your information safe, check your systems and softwares, and be vigilant. And as always, if you believe that you have become a victim of this crime, do inform your local police. Thank you. साइबर क्राइम क्या है, ये जानने के बाद अब हम ये जानते हैं कि यह किस किस प्रकार का हो सकता है। इसके प्रकारों का वर्णन करने के लिए मैं कैडेट कीर्ति रस्तोगी को आमंत्रित करती हूँ। जय हिंद। साइबर क्राइम के प्रकार। पहला, फिशिंग, या फिर हम इसे आम भाषा में बोले तो इसे जालसाजी बोलते हैं। फिशिंग एक तरह का साइबर क्राइम है जिसमें ईमेल या कंप्यूटर वेबसाइट के द्वारा किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के पासवर्ड चोरी किए जा सकते हैं। फिर इन साइबर अपराधी इनकी चोरी करने के बाद आपको फिशिंग ईमेल द्वारा टेक्स्ट मैसेज भेजकर आपकी सारी डिटेल्स, सारा डाटा आपका चोरी कर लेता है। इसकी प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलती है। साइबर अपराधी आपको पता भी नहीं चलने देगा कि आप किस दुविधा में पड़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम वह आपके ईमेल पे आपको मैसेज करेगा, फिर आपके ईमेल पे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें भी आपके नाम से ही वो मैसेज करके उनके भी बैंकिंग पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि के पासवर्ड चोरी कर लेता है।
इससे बचने के लिए हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे वेबसाइट्स पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन होता है, जिसे हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए। इसके साथ ही हमें एक यूआरएल में भी गड़बड़ी देखने को मिलती है, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट जो होती हैं और हमारे ये साइबर अपराधियों की वेबसाइट्स में यूआरएल में भी आपको गड़बड़ी देखने को मिलेगी। दूसरा, इंटरनेट फ्रॉड या फिर कस्टमर, इसे हम ऑनलाइन फ्रॉड के नाम से भी जानते हैं। कस्टमर केयर के नाम पर भी हो रहा फ्रॉड। साइबर अपराधियों ने पहले से ही इंटरनेट पर कस्टमर सपोर्ट के नाम पर अपना नंबर डाल रखे हैं तथा इंटरनेट पर तो अपना कब्जा भी करके रखा है। लोग उसे कस्टमर सपोर्ट केयर नंबर जानकर उस पर कॉल कर देते हैं। बाद में फर्जी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के तौर पर फ्रॉड को साइबर अपराधी अंजाम देते हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारतीयों के साथ पिछले साल करीब 69% की दर से ऑनलाइन फ्रॉड हुआ। तीसरा, ऑनलाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट मतलब चोरी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब बौद्धिक संपदा। यदि साधारण बोलचाल की भाषा में बताए तो ऐसी वस्तु जिससे कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से उत्पन्न करता है। बौद्धिक संपदा कलात्मक और साहित्यिक कार्यों, नामों, प्रतीकों, आविष्कारों सहित दिमाग की कुछ रचनाओं को संदर्भित करता है। यह व्यापार रहस्यों का भी उल्लेख करता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति आपकी बौद्धिक संपदा को चुरा लेता है, उदाहरण के लिए आपकी किसी फोटो खींचकर आपकी अनुमति के बिना किसी वेबसाइट पर डाल देता है, तो ये वह व्यक्ति आपकी संपत्ति की चोरी का दोषी है। चौथा, साइबर स्टॉकिंग। साइबर क्राइम का ही एक प्रकार है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का पीछा करता है, उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तथा प्रताड़ित करने की भी कोशिश करता है। इसमें इंटरनेट के जरिए उसकी गतिविधियों पर ध्यान रखना, उसे धोखा देना, धमकी देना, उसकी पहचान चुरा लेना, उसका डेटा आदि उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना भी शामिल है। इन हथकंडों का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट के जरिए नुकसान पहुंचाना ही साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। इसमें उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, फेक अकाउंट, जैसे कि आप कोई भी व्यक्ति आपका फेक अकाउंट बना के आपकी फोटो डालकर उसमें कोई भी अश्लील वीडियो या फोटो पोस्ट करता है बिना आपकी इजाजत लिए, और इससे कई मामलों में यहाँ तक बात आती है कि लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। इसमें हमारी सरकार ने आईपीसी की कुछ धाराएं भी निकाली हैं, जैसे कि आईपीसी की धारा 354 डी, 354 सी, 354 ए भी शामिल है। धन्यवाद। कीर्ति ने हमें साइबर क्राइम के कुछ प्रकारों से अवगत कराया। इसके कुछ अन्य प्रकारों के बारे में बताने के लिए मैं कैडेट अरुंधति द्विवेदी को बुलाना चाहती हूँ। जैसे कि मेरी साथी ने साइबर अपराध के प्रकारों के बारे में आप सभी को बताया, मैं उन्हीं अन्य प्रकारों के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगी। साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म के अंतर्गत इंटरनेट का उपयोग ऐसे हिंसक कृत्यों को करने के लिए किया जाता है जिसे परिणाम स्वरूप जीवन की हानि या शारीरिक क्षति होती है, या लोगों को डराया धमकाया जाता है ताकि राजनीतिक एवं वैचारिक लाभ प्राप्त किया जा सके। साइबर टेररिज्म के दुष्परिणाम किसी देश के लिए घरेलू अंतरराष्ट्रीय स्वरूप के भी हो सकते हैं, जैसे जनता के किसी भी वर्ग या समुदाय में दहशत का वातावरण फैलाना या किसी राष्ट्र की अखंडता या संप्रभुता को संकट में डालना। आगे मैं बात करूं साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर अशोभनीय कमेंट करना, इंटरनेट पर धमकियां देना या किसी का इस स्तर तक मजाक बनाना कि वह व्यक्ति तंग हो जाए, इंटरनेट पर दूसरे के सामने उसे शर्मिंदा करना, इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। आगे हम बात करें आइडेंटिटी थ्रेट, मतलब पहचान की चोरी। किसी व्यक्ति की पहचान की चोरी करना भी एक प्रकार का साइबर अपराध होता है। इसके अंतर्गत एक अपराधी किसी व्यक्ति के बैंक के खाते की डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नाम आदि की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है ताकि व्यक्ति से पैसे प्राप्त किए जा सके या पीड़ित के नाम पर ऑनलाइन खरीदारी की जा सके। आगे हम बात करें बाल पोर्नोग्राफी और दुर्व्यवहार। बाल पोर्नोग्राफी भी एक प्रकार का साइबर अपराध है। इस प्रकार के साइबर अपराध में अपराधी बाल पोर्नोग्राफी पर चैट के माध्यम से नाबालिग बालक
बालिकाओं को अपने साथ जोड़ते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। ऑनलाइन बाल पोर्नोग्राफी को भारत में साइबर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। धन्यवाद। साइबर क्राइम के प्रकारों को जानने के बाद अब हम इसकी जांच पड़ताल के विषय में कैडेट श्रुति तिवारी से जानेंगे। जय हिंद। जैसा कि अभी मेरे कुछ साथियों ने आपको बताया कि साइबर क्राइम क्या है और यह कितने प्रकारों से हम लोगों को अपना शिकार बनाता है, अब मैं आपको इसी क्रम में बताना चाहूंगी कि यदि किसी के साथ ऐसा हो जाता है और उसकी रिपोर्ट करने के बाद पुलिस की अपराधी के विरुद्ध जांच पड़ताल की प्रक्रिया क्या होगी। साइबर क्राइम या इंटरनेट और कंप्यूटर की दुनिया में होने वाली धोखाधड़ी और घोटालों का प्रकार है। इन अपराधों में एक अपराधी आपको शारीरिक हमला नहीं करता, बल्कि वस्तुतः वह आपको ठगता है और अंत में पीड़ित को वित्तीय या प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। इन भ्रष्टाचारों को हल करने और अपराध को कम करने के लिए साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध जांच एजेंसी की स्थापना की गई। वे इन मामलों को सुलझाने के लिए तकनीकों और उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। एक मामले को सुलझाने के लिए एक जांच एजेंसी के पास अपराधी को खोजने के लिए एक उचित तकनीक होनी चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए साइबर अपराध जांच एजेंसियों ने कुछ प्रक्रियाओं का गठन किया, जैसे प्रक्रिया और आरक्षण। इसमें घोटाले की शिकायत मिलने के बाद साइबर जांचकर्ताओं का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम अपराध में शामिल डिजिटल उपकरणों तक पहुंचना होता है और उन्हें सुरक्षित रखना होता है। ऐसा करना आवश्यक है ताकि कोई गलत प्रबंधन या जानकारी की हानि न हो। उपकरणों को सुरक्षित करने के बाद जांचकर्ता अधिक से अधिक साक्ष्य खोजने का प्रयास करते हैं। इस तरह वे अपराध को हल करने के लिए रास्ता बनाने के लिए स्पष्ट रूप से चित्रित कर सकते हैं। चूंकि इंटरनेट उपकरणों का उपयोग हमेशा हैकिंग के लिए किया जाता है, जांच सभी साक्ष्यों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। सभी डेटा एकत्र करने के बाद एजेंसी उपकरणों की जांच करती है, उनसे महत्वपूर्ण जानकारी निकालती है। वे साइबर जांच अपराध के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करके ऐसा करते हैं। डेटा विश्लेषण उन संदिग्ध की ओर ले जाता है जो जांच को आगे बढ़ाते हैं और एक समय के बाद पूछताछ अपराधी की ओर ले जाती है। साइबर अपराध की जांच उचित उपकरणों के बिना अधूरी है। साइबर क्राइम जांच के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपकरण जैसे एक्स-रे फॉरेंसिक, यह एक डिवाइस से डेटा फाइलों और कच्चे चित्रों को क्लोन करके और छप बनाने के लिए एक छप फॉरेंसिक उपकरण होता है। एमजर-एफटी के जांचकर्ता इस सॉफ्टवेयर का उपयोग लक्ष्य डिवाइस से डेटा पुनर्प्राप्त करने और मूल डेटा को हानि पहुंचाए बिना मास्टर कॉपी बनाने के लिए करते हैं। डिजिटल फॉरेंसिक, यह फॉरेंसिक का एक ऐसा हिस्सा होता है जो स्थानीय के साथ साथ समुदाय आधारित डेटा और जानकारी निकालता है। इसका उपयोग संदिग्ध की डिवाइस गतिविधि पर नजर रखने के लिए किया जाता है। साइबर अपराध जांच एजेंसी अपराध करने वाले अपराधी को कंप्यूटर से संबंधित होने पर क्लास ए का अपराध है, जिससे जुर्माना और जेल की सजा कुछ अवधि तक हो सकती है, तथा कंप्यूटर से छेड़छाड़ या दुरुपयोग करने वाले अपराधी को क्लास सी का अपराध होने पर 3 से 7 साल तक की सजा दे सकती है। धन्यवाद। साइबर क्राइम की जांच पड़ताल के विषय में हमें श्रुति ने बताया। साइबर क्राइम से बचाव के लिए हमारे देश में कौन-कौन से कानून हैं, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं कैडेट खुशी कनौजिया को आमंत्रित करती हूँ। साइबर क्राइम को लेकर कानून। साइबर क्राइम भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार ऐसे मामलों को लेकर के बहुत गंभीर है। भारत में साइबर क्राइम के मामले तकनीकी कानून 2008 व तार्किक सूचना संशोधन कानून 2000 के तहत लागू हुए हैं। इसी श्रेणी में कई मामलों में भारतीय दंड सहित आईपीसी, कॉपीराइट कानून व लघु कानून के हैं। गोपनीयता कानून या कानून के आतंक के निरोध में आते हैं। साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस अब पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। डीजीपी अपराध की पकड़ने के लिए पुलिस व कानून सक्षम है। डीजीपी के सभी स्तर की बैठक के बाद यह जानकारी मिलती है कि साइबर क्राइम आईटी एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई करेगी। कई मामलों में लागू होते हैं आईटी एक्ट कानून। हैकिंग करते पकड़े जाने पर कानून उससे आईटी एक्ट संशोधन 2008 के तहत 43A व 66 के तहत आईपीसी की धारा 339 व 406 के तहत कार्रवाई करेगी। आरोप साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। डेटा चोरी करते पकड़े जाने पर कानून आईटी संशोधन 2008 की धारा 43A व 66B व 77C के तहत आईपीसी की धारा 307 व 420 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोष साबित होने पर 3 साल तक की जेल या 2 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। पहचान की चोरी।
पहचान की चोरी करे जाने पर कानून आरटीआई संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43 व 66 CIPC की धारा 419 लगाकर उसे प्रावधान किया जा सकता है। इसमें दोष साबित होने पर 3 साल तक जेल या 1 लाख रुपए तक जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। ईमेल या स्पूफिंग और फ्रॉड करते पकड़े जाने पर कानून आईटी कानून 2000 की धारा 77C व कानून आईटी संशोधन 2008 की धारा 66D पे आईपीसी की धारा 420 व 435 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 3 साल तक जेल व जुर्माने के साथ दंडित किया जाएगा। लेकिन कंप्यूटर, दूरसंचार और इंटरनेट यूजर हमेशा सख्त रहने चाहिए ताकि इन्हें जाने अनजाने में कोई साइबर क्राइम तो नहीं हो रहे। धन्यवाद। हमारे कैडेट्स से हमने साइबर क्राइम के विषय में तो जान लिया, किंतु हम इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए मैं कैडेट वर्षा यादव को आमंत्रित करती हूँ। वे आए और हमें साइबर सिक्योरिटीज के विषय में बताएं। जैसा कि अभी मेरे सभी साथियों ने आप सभी को साइबर क्राइम के विषय से अवगत कराया, अब मैं आप सभी को साइबर सिक्योरिटी के बारे में कुछ जानकारी देने जा रही हूँ। इंटरनेट के यूजर्स को साइबर क्राइम से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें यूजर के डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में तो आप सबने जरूर सुना होगा। यह एक तरह की सुरक्षा है जो इंटरनेट से जुड़े सभी सिस्टम्स के लिए होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम यूजर्स अपने डेटा को सुरक्षित कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला साइबर और दूसरा है सिक्योरिटी। तो जो कुछ भी इंटरनेट, इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, डेटा, नेटवर्क से संबंधित है उसे हम साइबर कहते हैं, और सिक्योरिटी सुरक्षा से संबंधित है, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी शामिल है। और इसे मजबूत बनाने के लिए इंटरनेट की मदद से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के डेटा को और भी ज्यादा सिक्योर किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के आधार पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर या यूजर अपने डेटा को हैकर से सुरक्षित कर सकता है। हैकर्स बिना किसी की इजाजत किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर या यूजर का डेटा एक्सेस कर लेते हैं और फिर जरूरी फाइल्स और डेटा की चोरी करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी होने वाले क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। इसका मतलब है कि इंटरनेट का गलत तरह से इस्तेमाल करके किसी को नुकसान पहुंचाना या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधियों को साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और यूजर्स के डेटा को चोरी कर लेते हैं। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग, क्रेडिट कार्ड की चोरी, कॉपीराइट आदि आते हैं। ऐसे हैकर से यूजर का डेटा बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी ऑनलाइन रखी गई सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित हो, साथ ही हमारी ऑनलाइन दी गई सभी जानकारियां सुरक्षित हो। तो इसीलिए हमें अपने मोबाइल फोन्स पे या अपने सिस्टम में साइबर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए एंटीवायरस जरूर इंस्टॉल कर लेना चाहिए। एक अच्छा एंटीवायरस ना सिर्फ आपको मैलवेयर बल्कि डेटा सिक्योरिटी ब्रीच के खतरे से भी बचाता है। वहीं जब आप किसी अनऑथराइज्ड वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो एंटीवायरस आपको पहले ही संभावित खतरे के बारे में आगाह कर देता है। अक्सर साइबर क्रिमिनल्स ठगी के लिए फिशिंग लिंक्स का इस्तेमाल करते हैं। इन फिशिंग लिंक्स को लुभावने ऑफर्स या लॉटरी टिकट जीतने के रूप में व्यक्ति के मोबाइल फोन्स पर ढाल के संबंधित भेजा जाता है। व्यक्ति ऑफर्स की लालच में आकर अपने बैंक की डिटेल्स आदि वेबसाइट पर विजिट करके दर्ज कर देता है, जिसके कारण उसके द्वारा कमाई गई उसकी सारी पूंजी सेकंडों में खत्म हो जाती है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने बैंक आदि की डिटेल किसी के भी समक्ष नहीं साझा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बैंक हमसे कभी भी एटीएम कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी, यूपीआई पिन आदि की मांग नहीं करता है, जिससे कि हम अपने साथ होने वाले किसी भी साइबर क्राइम से अपना बचाव कर सके। धन्यवाद। थैंक यू वर्षा। साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।
ऐसे में हमें सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी हमारे किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। हमारी सतर्कता और सजगता ही हमारी सुरक्षा की पहली गारंटी होती है। हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि रोकथाम इलाज से बेहतर होती है। अब मैं कैडेट सौम्या भंडारी को आमंत्रित करती हूँ, वे आए और कविता के माध्यम से साइबर जागरूकता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। Good afternoon, respected Principal Ma'am, ANO Ma'am, all teachers present over here, and my dear friends. Today, I, Cadet Soumya Bhandari, is here to recite the poem on the topic cybercrime. Cybercrime is haunting young people all the time, never giving them a rest. Cybercrime is a cancer, cybercrime is a pest. Poison on a computer screen, the worst thing I've ever seen. Young people like to share the most intimate information of theirs. Surfing the net is their passion, and exchanging pictures is a fashion. In every country, in every sort of way, it is happening in every country, in every sort of way, all the day. What they don't realize is that it's a danger when pictures and personal stuff can be seen on the screen by a stranger. The kind of people I despise will make their lives a living hell. They are so embarrassed, they are so ashamed that they are afraid to tell, and so it goes on and on and on. When no one does anything to help them, these cyber villains have won. People who once were vibrant, cheerful, will become desperate, depressed, and fearful. They scream, they shout, but don't see a way out. More than often, it ends with death. More than often, it ends with death. Cybercrime killers see it as a game. Even when victims survive, it's one of so many ruined lives. Each villain committing cybercrime should end up behind bars and do hard time. So, cybersecurity isn't easy. It comes down with 3 basic principles: protect, detect, and respond. Thank you. थैंक यू सौम्या। हमारे सभी कैडेट्स इस विषय पर अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए आतुर हैं। इसी क्रम में मैं कैडेट विदुषी शुक्ला को आमंत्रित करती हूँ इस विषय पर अपने विचारों के प्रस्तुतिकरण हेतु। Good morning, respected Principal Ma'am, ANO Ma'am, and my dear NCC cadet. Today I deliver the poem on Cyber World. Cyber World is a next to the spirit, all inclusive in its wisdom. If you checking too, here it's. What's a tool? A way to send a word in a trenches? And I think it serves the purpose intended. It has helped folks getting some business moves, exposure causing growth, getting business and attention to the music and motion to the soul. Internet was a brilliant invention. It was connected the world. So I started with a pen and a prayer, had a dream of getting money and ridiculous wealth. But the Lord resists a person who is into themselves. So I changed 180 to the name, and I staying there. Gives me some changes and keeps the faith. I'm happy right now when I scripted this letter, and I'm strolling on the road of moving up a steep incline. Whether it's interest, internet, or a books with a spine. थैंक यू विदुषी। अब मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस विषय पर संक्षिप्त जानकारी देने के लिए अपने 2 कैडेट्स जिनके द्वारा यह पीपीटी बनाई गई है, दीपांशी निगम और पल्लवी मिश्रा को आमंत्रित करती हूँ। Jai Hind everyone. I would like to start this presentation with a quote well said by David Bernstein. For every law, there is someone out there trying to pick in or break in. दुर्घटना से ढेर बली, जागरूकता से दुर्घटना टली। जागरूकता को जीवन में उतारे, जागरूकता ही जीवन सवारे। Now I will move to next slide. What is cybercrime? In general, cybercrime may be defined as any unlawful act where computer or communication device or computer network is used to commit or facilitate the commission of crime. साइबर क्राइम सामान्य तौर पर किसी भी गैर कानूनी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां कंप्यूटर या संचार उपकरण या कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग अपराध करने या अपराध करने की सुविधा के लिए किया जाता है।
There are various types of cybercrime, such as child soliciting, DDoS attacks, cyberbullying, hacking, data breach, vishing, and phishing. Some other types: cryptojacking, identity theft, drug trafficking, internet fraud, online intellectual property infringement, online harassment, and cyber stalking. Cybercrime investigation. To fight against the cybercrimes, the CBI has established the following special units: Cybercrimes Research and Development Unit, Cybercrime Investigation Cell, Cyber Forensics Laboratory, Network Monitoring Center. What takes place in a cybercrime investigation? It includes following tasks: determining the nature of a cybercrime, conducting an initial investigation, identifying possible digital evidence, performing digital forensics on devices, securing digital devices and evidence, presenting evidence in the judicial system. Digital forensic investigation process: data identification, project planning, data capture, data processing, data analysis, then report data display with report generation. Cyber laws contain many ITX and IPC. Following are the ITX for the cybercrime. Section 43 and 66. Data theft, hacking, etc. 65. Tampering documents. 66B. Dishonestly receiving stolen computer resources. 66C. Identity theft. 66D. Cheating by personation. 66E. Violation of privacy. 66F. Cyber terrorism. And following IPCX, Section 378 and 424, data theft, hacking, and various. 426, damaging a computer system. 411, dishonestly receiving stolen computer resources. Section 419, 463, 465, and 468 includes identity theft, cheating by personation, and many more. Now, here you could see the graph of the cases registered under IT Act and under IPC in the following years: 2012, 13, 14, and 15. Blue graph shows the cases registered and green shows the person arrested. First one is of under IT Act and other is of under IPC. Now we move on for the cyber security. What is cyber security? It is the application of technologies, processes, and controls to protect systems, networks, programs, devices, and data from cyber attacks. साइबर सुरक्षा साइबर हमलों से सिस्टम, नेटवर्क, प्रोग्राम, डिवाइस और डेटा की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का अनुप्रयोग है. We should go for cyber security. Protect your mobile device by locking it with multiple layers of security. Pop up the blockers, use security tools, use secure communication. Online privacy, security padlock, surveillance camera, secure payment, antivirus firewall, mobile security, computer security, global secure sheet all includes under cyber security. Here we could see the data that average data breach cost businesses $3.62 million. On average, it takes 191 days for a business identify a data breach. 60% of all attacks in 2016 were carried out by insiders. 46% of businesses identified a cybersecurity breach in the last year. 72% of data breaches are related to staff receiving fraudulent emails. 35% of users have weak password. The other 65 can be cracked. 5 easy ways to protect yourself from cyber attacks. Check if you have already been involved in a data breach. Check the strength of your passwords. Avoid easy passwords. Trust no one, neither on emails nor calls. Secure your device with antivirus shield. साइबर अपराध का अगला शिकार आप बन सकते हैं, इसलिए किसी भी अनजान स्रोत से रिक्वेस्ट मनी विकल्प का जवाब ना दें. Never respond to the calls from the following country codes 92, 90, 09, 344 or any other if you don't have any relative or friends in those countries. If you pick
A callback, it could lead to your SIM cloning and may lure you with spoofed offers. This is a pie chart showing information security incidents by category fiscal year 2014. 1% improper usage, 2% unauthorized access, 2% investigation, 3% suspicious network activity, 6% social engineering, 11% malicious code, 13% equipment, 17% policy violation, 19% scams, probes, attempted access, 25% non-cyber, 0.1% denial of service, and 0.3% of phishing. डेस्कटॉप सुरक्षा अपने आप को, अपने सिस्टम और अपने नेटवर्क को सुरक्षित करें। हमेशा उपयोग करने से पहले नवीनतम पैच के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। अपने कंप्यूटर पर कभी भी अनजान या अनचाहे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें। अपने किसी भी संवेदनशील दस्तावेज को अपनी टेबल के ऊपर कभी ना रखें। मजबूत पासवर्ड के साथ अपने इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुरक्षित रखें। हमेशा डेस्कटॉप फायरवॉल को चालू रखें। मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें और नियमित रूप से बदलें। हमेशा अपने महत्वपूर्ण डेटा का नियमित बैकअप बनाए रखें। अपना कंप्यूटर छोड़ते समय हमेशा लॉग या लॉग आउट करें। If you suspect a deceit, hit CTRL plus ALT plus delete. Now, this is a portal, an initiative of Government of India to facilitate victims of complaints to report cybercrime complaints online. This portal caters to complaints pertaining to cybercrimes, only with special focus on cybercrimes against women and children. Complaints reported on this portal are dealt by law enforcement agencies or police based on the information available in the complaints. It is imperative to provide correct and accurate details while filing a complaint for prompt action. Either contact local police in case of an emergency or for reporting crimes other than cybercrimes. This is the website shown here that where you could file your complaint on National Cybercrime Reporting Portal. Be smart on internet and always be safe. Thank you. थैंक यू पल्लवी। अब अंत में साइबर क्राइम से हमें कैसे सुरक्षित रहना चाहिए, इसे एक गीत के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए मैं नेहा धानु को आमंत्रित करती हूँ। खाते में पैसे की कर फिकर, हाय हाय तेरे खाते पे है चोरों की नजर, हाय हाय मत भटक इधर उधर, जा रहे हो तुम किधर, सुनो ध्यान से सिस्टर और ब्रदर, हाय हाय नहीं देना नहीं देना इंफॉर्मेशन, नहीं देना नहीं देना नहीं देना पर्सनल इंफॉर्मेशन, नहीं देना सीवीवी ओटीपी और पिन की बात हो तो कान तुम खड़े करो, ये सब किसी को देना नहीं, लिखना नहीं, नहीं देना नहीं देना इंफॉर्मेशन, नहीं देना नहीं देना नहीं देना पर्सनल इंफॉर्मेशन, नहीं देना। और कोई बैंक बैलेंस, आधार कार्ड, पिन पूछेगा तो याद रखिएगा, नहीं देना नहीं देना इंफॉर्मेशन, नहीं देना नहीं देना नहीं देना पर्सनल इंफॉर्मेशन, नहीं देना। और एक और बात हम बता दें, कोई भी बैंक ये सब इंफॉर्मेशन आपसे नहीं पूछेगा, इसलिए कोई गुमनाम फोन आए तो नहीं देना नहीं देना इंफॉर्मेशन, नहीं देना नहीं देना नहीं देना पर्सनल इंफॉर्मेशन, नहीं देना। झूठे ईमेल के झांसे में फर्जी साइटों पे जाना नहीं, गलती से भी अनजान लिंक पर क्लिक तो करना नहीं। और भैया नकली साइटों के चक्कर में बड़े बड़े फंस गए, इसलिए नहीं देना नहीं देना इंफॉर्मेशन, नहीं देना नहीं देना नहीं देना, अरे भैया पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देना। थैंक यू। बहुत खूब। ये एक छोटा सा कैडेट्स का प्रयास था, इससे अपने आप को बचा सकते हैं। जानकारी ही बचाओ है, ये हमारे हर कार्यक्रम का मुख्य मोटो होता है और इस पर आप सब खरे उतरे हैं। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से तैयारी की और किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य मकसद भी यही होता है कि आप सभी छात्राओं को मंच प्रदान किया जाए। हम लोग बहुत विषय विशेषज्ञ को सुनते हैं, लेकिन शायद उस समय उतना ध्यान हम नहीं दे पाते जितना ध्यान आप लोगों ने इस कंटेंट को इकट्ठा करने में लगाया। आप लोगों ने बहुत जानकारी को एकत्रित किया और आपस में बांट करके उस सारी जानकारी को हम सब तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ के प्रयास बहुत अच्छे थे, बाकी सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, इसलिए सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई और
साधुवाद। आप लोग इसी तरह से अपने प्रयास रखते रहिए और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, जो ये सब जानकारियां दी गई, इसको हमने अपने जीवन में लागू भी करना है। जो जानकारी आज आपने एकत्रित की और हम सब तक पहुंचाई, तो हम सब के लिए भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स नए हो सकते हैं जो हम लोग को नहीं पता थे। तो अपने आप को कैसे हम सावधान रखते हुए, सावधानी के साथ, सुरक्षा के साथ इस पूरी तकनीक का प्रयोग हम कर सकते हैं अपने जीवन को सुविधाजनक बनाने में, ये हम सबके सामने आया। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे साथ लगातार आपके महाविद्यालय की बहुत सी प्रवक्ताएं, डॉक्टर संगीता कोतवाल, डॉक्टर शोभा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने उपस्थित होकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। और मैं एक बार पुनः चाहूंगी कि महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी मंच पर आए इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर, और एक बार उनके द्वारा, क्योंकि उन्होंने भी बहुत अच्छे से कमेंट्स आप लोगों ने देखा हो, तो उन्होंने आपके हर कार्य को अप्रिशिएट किया है। और मैं एक बार पुनः वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप छात्राओं को एक बार फिर से, साक्षात आपकी बधाई उनका मनोबल फिर बढ़ाएगी। मैंने सच बताएं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप लोग इतने वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स से इसको करेंगे। कविता भी थी, लेख भी थे, और उसका कुछ बच्चों ने उसकी साइबर क्राइम पे फोकस किया, कुछ ने उसकी साइबर सिक्योरिटी पर किया, और इतना सिस्टमैटिकली डिजाइंड था। और मैं शीतल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा संचालन किया। मतलब हम सच कहेंगे तो कभी कभी टीचर्स भी थोड़ा बहुत लचर हो जाते हैं, पर आपने बहुत ही सधा हुआ संचालन किया। और आपके उस सधे हुए संचालन में जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने आपकी कमांड पे एक्ट भी किया, और शायद इसीलिए आपका सधा हुआ संचालन हो भी पाया। तो उन सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा आप लोगों ने, सभी ने परफॉर्मेंस दी, और सभी का अपना प्रयास था, अच्छा था। कुछ ने कविताओं के माध्यम से, कुछ ने गीत के माध्यम से, पर ज्यादातर लोगों ने अपने जो लेख लिखे, उन्होंने जो स्टडी की, जैसा अभी मनमीत जी ने कहा कि आपने उसके बारे में ढूंढा कि क्या क्राइम, साइबर क्राइम होता है, क्या साइबर सिक्योरिटी होती, कितने प्रकार होते हैं। तो बहुत कुछ आप जान गए होंगे, और कभी कुछ क्वेरीज होंगी आपकी, तो किसी वक्ता को भी हम लोग बुलाएंगे, तो उनसे अपनी क्वेरीज भी शांत कर लीजिएगा। पर इतना आपने पढ़ा है तो मुझे लगता है बहुत आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा, और यही इस कार्यक्रम की सफलता है। और मैं लास्ट में ये एडमिट करूंगी कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि ये वाकई में इतना बढ़िया, इतना सिस्टमैटिक कार्यक्रम आप लोग करेंगे। और शायद यही एनसीसी की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आपका अनुशासन, आपकी डिसिप्लिन हर जगह दिखती है, तो इसमें भी दिखिए। बहुत बहुत बधाई सबको। और मनमीत जी को, जो आपकी एएनओ है, सबसे बड़ी बात तो आप उनके निर्देशन में इतने बढ़िया से परफॉर्म करते हैं, और उनका कमांड रहता है स्टूडेंट्स पे। मैंने देखा है आज भी करीब करीब 80 पार्टिसिपेंट्स के करीब जुड़े, तो ये बहुत बड़ी बात है कि सभी स्टूडेंट्स अपने मैम के ऑर्डर्स को ओबे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें इतने पार्टिसिपेंट्स नहीं आ पाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हर कार्यक्रम में मैंने देखा 70 के अबव, यहाँ तक कि एक दो कार्यक्रम में तो 95 के अबव तक गए आपके कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट्स। तो उसके लिए मनमीत जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। और एनसीसी एक तरीके से नवयुग कॉलेज का प्राउड एक मार्क होता है, वो है हम लोगों के लिए। सभी को फिर से बधाई। थैंक यू सो मच। आपके बातों से हम सबका मनोबल हमेशा बढ़ता है, और एनसीसी ने महाविद्यालय का नाम हमेशा रोशन किया है, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमेशा इसी तरह से हम लोग कार्य करते रहेंगे। कोशिश यही होती है कि जो ये 3 साल हमारे अंडर में बच्चे रहें, तो ये जब यहाँ से निकलें, जब ये आए थे और ये जब ये निकलें, तो इनके परिवार वाले भी कई बार आकर के बात करते हैं कि हमारे बच्चे में तो जमीन आसमान का अंतर नजर आया उसकी कॉन्फिडेंस में। इसीलिए समय समय पर इनको मंच देना आवश्यक होता है कि जब तक ये खुद अपने आप से कार्यक्रम को नहीं करेंगे, तब तक कि ये उस चीज को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कभी कभी इनको मौका दिया जाता है, पूरी चीजें चेकआउट करके इनके सुपुर्द की जाती हैं कि अब आपको इसके अनुसार इसमें बैठना है, इसमें ढल जाना है। और जरूर हम लोग को कार्यक्रम दूसरे रूप में मिला था, हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने उस मंच को चेंज किया और अचानक से इस कार्यक्रम में आए। तो आज जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जैसा कि प्रिंसिपल मैम ने भी कहा, तो पूरे विभाग की ओर से पहले प्राचार्य जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, हम लोग को अनुमति दी और हम लोग ने इस कार्यक्रम को किया इस ऑनलाइन मंच पर। आपका बहुत बहुत आभार। जितने भी प्रवक्ता हमारे साथी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आप सबकी उपस्थिति हमेशा
छात्राओं का हौसला बढ़ाती है, उनका उत्साहवर्धन करती है। वो खुश होते हैं कि उनके टीचर्स भी उन्हें देख रहे हैं। मैं देख सकती हूँ इस समय सुनीता जी अभी तक हमारी बातों को सुन रही हैं। मेरे सामने पिक्चर में वो दिख भी रही हैं। डॉक्टर संगीता कोतवाल भी हमारे साथ हैं, शर्मिता जी हमारे साथ हैं, शोभा जी भी हमारे साथ हैं, नीनी कक्कड़ भी हमारे साथ थीं। मुझे लगता है शायद इस समय कक्षा की वजह से हट गए होंगे कुछ लोग। तो आप सभी ने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होकर छात्राओं का मनोबल बढ़ाया। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़रूर इसी तरह से कुछ अच्छा करते रहें, अपनी छात्राओं को कुछ अच्छा सिखाते रहें। जो एक नवयुग का उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, महिलाएं सही मायने में तभी सशक्त होंगी जब ये पूरी तरह से जागरूक होंगी, हर तरह की जानकारी इनके पास होगी, तो कभी भी इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा हम लोग आशा करते हैं। तो एक बार फिर से सारे पार्टिसिपेंट्स को, सारे उपस्थित सभी को विभाग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर किसी अच्छे कार्यक्रम के साथ फिर किसी और दिन मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए नमस्कार।